आज हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग साइटोस्केलेटन का डेफिनेशन देखेंगे, देन साइटोस्केलेटन की रूल्स की स्टडी करेंगे। साइटोस्केलेटन आइडिया किसने दिया था उनके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट साइटोस्केलेटन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन तीनों का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे और इन तीनों का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। उसके पहले आपको ये समझ लेना है कि यदि आपको साइटोस्केलेटन को समझना है तो आप इस टर्म को ब्रेक करिए। जब आप इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस टर्म को ब्रेक करके देखते हैं। तो साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, साइटो एंड स्केलेटन। सो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। जहाँ कहीं भी साइटो लगे इसका सीधा मतलब सेल होता है और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क यानी ढांचा। तो साइटोस्केलेटन है क्या? तो बहुत आसान हो गया कि साइटोस्केलेटन इज सिंपली द फ्रेमवर्क ऑफ सेल। एक तो ये तरीका है डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये है कि फ्रेमवर्क ऑफ सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्केलेटन क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। तो जैसे अगर हम खुद के बॉडी की यदि हम लोग बात करें तो हम सबकी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, यानी हम सबकी बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है। और स्केलेटन में कौन कौन आ जाएंगे? तो बोन्स है, उसके बाद कार्टिलेज है, ये सभी जो हैं वो स्केलेटन में आ जाएंगे। इसके अलावा हेयर्स, नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स, ये सभी जो होते हैं वो स्केलेटन में आ जाते हैं। तो स्केलेटन है क्या? अगर हम जैसे खुद के बॉडी की यदि हम लोग बात करें तो एज आवर बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन, in this way cell is also supported by a skeleton which is known as cytoskeleton। यानी जैसे हमारी खुद की बॉडी स्केलेटन से सपोर्ट की जाती है वैसे ही सेल भी स्केलेटन से सपोर्ट किया जाता है, जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, यानी सेल का स्केलेटन बोलते हैं। जब भी हम सेल का नाम लेते हैं तो हम सभी के ब्रेन में एक बैग आता है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है, यानी सेल है क्या? तो जब भी सेल का यदि डायग्राम आप देखें तो हमेशा दिमाग में आ जाता है कि सेल इज समथिंग लाइक अ बैग विच इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड। बट आपको ये भी लर्न कर लेना है कि इस फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स यानी फिलामेंटस प्रोटीन के बने कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्केलेटन का काम करते हैं, यानी इस सेल को इंटरनली वो सपोर्ट करने का काम करते हैं। दिस इंटरनल सपोर्ट विद इन द सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन। यानी आपको ये समझ में आ गया कि जो सेल होता है वो सेल इंटरनली सपोर्ट किया जाता है कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, उन्हीं को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। यानी साइटोस्केलेटन बेसिकली किसके बने होंगे? तो आंसर हो जाएगा कि साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया साइटोस्केलेटन है क्या। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि द टर्म साइटोस्केलेटन रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोटीन्स फिलामेंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। यानी बहुत सिंप्लीफाइड वे में यदि आपको डिफाइन करना है तो आंसर हो जाएगा कि फ्रेमवर्क ऑफ सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन, यानी सेल का जो फ्रेमवर्क यानी सेल का जो ढांचा होता है उसे ही हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। थोड़ा डिटेल देखना है तो आंसर हो जाएगा कि द टर्म साइटोस्केलेटन रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोटीन्स फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। यानी साइटोस्केलेटन है क्या? तो साइटोस्केलेटन एक कॉम्प्लेक्स डायनेमिक मीन्स होता है गतिशील, यानी साइटोस्केलेटन स्टैटिक नहीं होता, यानी सेल के अंदर जो फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर स्केलेटन का काम करते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं बल्कि वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मीन्स इट हैज़ सम मोटिलिटी, यानी उनके पास कुछ मोटिलिटी होती है, वो गति करने की क्षमता रखते हैं, तो ये डायनेमिक होते हैं। और नेटवर्क हैं, जाल की तरह सेल के अंदर ये फैले रहते हैं और किसके बने होते हैं? तो आपको हमने बताया ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और
कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोस्केलेटन कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेटवर्क होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज साइटोस्केलेटन। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं साइटोस्केलेटन का रोल, यानी साइटोस्केलेटन का क्या रोल है, यानी साइटोस्केलेटन सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या बताया गया कि द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, यानी साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं, यानी सेल का जो शेप है ये भी फिक्स रहता है। और किस वजह से, तो आंसर होगा साइटोस्केलेटन की वजह से। तो साइटोस्केलेटन कर क्या रहा है, साइटोस्केलेटन बेसिकली सेल को सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, साइटोस्केलेटन कीप्स ऑर्गेनेल्स इन देयर पोजीशन, यानी जैसे ये सेल है और सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स के बने हुए कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सेकंड फंक्शन हो जाएगा कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सभी ऑर्गेनेल्स को उनकी पोजीशन पे फिक्स करके रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन द सेल मूवमेंट, यानी सेल को यदि मूव करना, जैसे आप अमीबा को देखे होंगे, अमीबा क्या करता है, अमीबा स्यूडोपोडिया को फॉर्म कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये सेल क्या कर रहा है, ये जो सेल है यदि वो मूव करना चाह रहा है, यानी सेल को मूव करना है, तो उसमें भी साइटोस्केलेटन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जिस दिशा में सेल को आगे मूव करना उस दिशा में सेल के सारे स्केलेटन आ जाते हैं और सेल को पुश करके वो आगे लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो सेल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि जस्ट आवर स्केलेटन सपोर्ट्स आवर बॉडी, द साइटोस्केलेटन सपोर्ट्स आवर सेल्स, यानी जैसे हम सबकी बॉडी जो है वो स्केलेटल से सपोर्टेड रहती है, वैसे ही एक सेल जो है वो किससे सपोर्ट रहता है, तो एक सेल जो है वो साइटोस्केलेटन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि इट हेल्प्स इन क्रोमैटिड सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जो साइटोस्केलेटन होते हैं इनका काम सेल को सपोर्ट करना, ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपनी पोजीशन पे बनाए रखना, ये सब काम तो है ही। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन होता है वो जब सेल डिवाइड कर रही होती है उस टाइम पे जो क्रोमैटिड्स बनते हैं, जो क्रोमैटिड्स होते हैं उन क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में, यानी अलग करने में भी किसका रोल होता है, आंसर है साइटोस्केलेटन का। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है, और वो आप पढ़े होंगे कि सेंट्रियोल जो होता है उस सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हुए हैं, आंसर हो जाएगा कि स्पिंडल फाइबर्स आर बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम द साइटोस्केलेटन, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कि एक प्रकार का साइटोस्केलेटन है। तो साइटोस्केलेटन किस में हेल्प कर रहा है, साइटोस्केलेटन क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है सेल डिवीजन के दौरान। नेक्स्ट है कि इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल, लास्ट ये भी हो जाएगा कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल को एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो इतने रोल्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइटोस्केलेटन इज सिंपली द फ्रेमवर्क ऑफ सेल। इसका क्या डेफिनेशन है वो हमने देखा कि साइटोस्केलेटन कॉम्प्लेक्स होता है, गतिशील होता है और प्रोटीन का बना होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फिर हमने साइटोस्केलेटन के रोल्स का स्टडी किया कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन जितनी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर उनको उनकी पोजीशन पे रखने का काम करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि साइटोस्केलेटन सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, और नेक्स्ट हमने स्टडी किया कि साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट करता है और क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प करता है और सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन का आइडिया किसने दिया, यानी साइटोस्केलेटन को पहली बार ढूंढा किसने था। तो आंसर हो जाएगा कि साइटोस्केलेटन का जो आइडिया है वो पहली बार निकोलाई के कोल्ट्सॉफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका साइटोस्केलेटन का आइडिया दिया था। और शुरुआत में ये जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि साइटोस्केलेटन इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द यूकेरियोटिक सेल, मतलब इनको बहुत पहले जब ये साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे तो उनको ये लगता था कि साइटोस्केलेटन सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन बाद में लेटर डिस्कवरीज जब हुई तो ये पता लगा कि साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ट्यूबुलिन लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हालांकि ट्यूबुलिन प्रोटीन होता नहीं है, बट ट्यूबुलिन लाइक, यानी जैसे आप फ्लैजिला के अंदर देखिए फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन भी कहीं ना कहीं वो एक साइटोस्केलेटन का एग्जाम्पल है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि साइटोस्केलेटन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी दोनों सेल्स में ये पाए जाते हैं। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स, यानी साइटोस्केलेटन यानी सेल का जो स्केलेटन है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड है माइक्रोफिलामेंट्स और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इन तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मैंने जानबूझ के इन तीनों को कंपैरिजन के फॉर्म में लिख लिया है ताकि जब कंपैरेटिव स्टडी करें तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको कंपैरेटिव फॉर्म में लिख लिया है। तो आप देख लीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन में पहले हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, देखिए पहले नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक। मतलब क्या है, देखिए माइक्रो इनको क्यों कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको पता है सेल कैसा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। तो जैसे मान लीजिए कि सेल है और सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो कैसे होंगे, काफ़ी छोटे होंगे और ये ट्यूब लाइक होंगे, इसलिए इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब का मतलब आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो वो अंदर से क्या होगा, बिल्कुल खोखला होगा, तो उसको हम लोग ट्यूब्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इसलिए माइक्रो। और फिलामेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि तंतु की तरह, यानी ये सॉलिड होते हैं, ये अंदर से खोखले नहीं होते, ये सॉलिड होते हैं, तो इनको हम लोग माइक्रोफिलामेंट। जैसे आपके हेयर्स हैं, आपके जो बाल हैं वो अंदर से खोखले नहीं होते बल्कि सॉलिड होते और फिलामेंट की तरह होते हैं, तंतु की तरह, तो इस तरीके से माइक्रोफिलामेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, तो ये भी फिलामेंट की तरह ही होता है, और इंटरमीडिएट इनको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये माइक्रोट्यूब्यूल से तो डायमीटर में पतले होते हैं, लेकिन माइक्रोफिलामेंट से ये डायमीटर में ज़्यादा होते हैं, यानी इन दोनों के बीच का डायमीटर ये रखते हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अब इन तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बेसिकली हॉलो, स्मूथ, अनब्रांच ट्यूब्यूल्स, यानी किसी भी सेल के अंदर यदि माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जा रहा है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक होते हैं, स्मूथ यानी काफ़ी कोमल होते हैं, अनब्रांच्ड इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, मतलब ये सिंगल सिंगल होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती, और ये ट्यूब लाइक होते हैं और खोखले होते हैं अंदर से। वहीं पर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सेल के अंदर बिल्कुल बाल की तरह, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी फिलामेंट की तरह होते हैं, और ये भी स्मूथ होते हैं और इनमें भी फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, जैसे कि देखिए ये भी सॉलिड है, तो माइक्रोफिलामेंट्स भी सॉलिड होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सॉलिड है, यानी ये भी सॉलिड होते हैं और स्मूथ होते हैं, इनमें भी ब्रांचिंग नहीं होती, और फिलामेंट की तरह। तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में ये दोनों सेम हो गए, बट ये अलग है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखले होते हैं, वहीं पर माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सॉलिड होते हैं, और ये तीनों अनब्रांच्ड हैं, ये बात कॉमन है। नेक्स्ट है कि इनका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, यानी ये डायमीटर में चौड़े हैं, यानी ये जो जैसे मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो इनका जो चौड़ाई होता है वो 25 नैनोमीटर है। वहीं पर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो 7 नैनोमीटर होते हैं, और वहीं पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट को क्यों इंटरमीडिएट फिलामेंट रेफर करते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डायमीटर रखते हैं, यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से तो पतले होते हैं बट माइक्रोफिलामेंट से मोटे होते हैं। देखिए ये इनका जो डायमीटर वो 25 नैनोमीटर का है, इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर और इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर है। आगे है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लीस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं। लीस्ट फ्लेक्सिबल का मतलब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, हल्के फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी लचीले होते हैं। वहीं पर माइक्रोफिलामेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन है, तो आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये ज़्यादा लचीले होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो खोखले ट्यूब्स होते हैं जो कि अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यानी ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहा है, इस माइक्रोट्यूब्यूल में एक अल्फा सब यूनिट होता है गोल और एक बीटा सब यूनिट। जैसे ये अल्फा सब यूनिट है और ये बीटा सब यूनिट है, ये दोनों अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा मिल करके इस माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। वहीं पर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो ये एफ एक्टिन प्रोटीन, ये याद रखिए ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से सेल है और ये माइक्रोफिलामेंट है, तो इसमें एक एफ एक्टिन प्रोटीन, फिर दूसरा एफ एक्टिन प्रोटीन, फिर तीसरा एफ एक्टिन प्रोटीन, ऐसे कई सारे एफ एक्टिन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट के। माइक्रोफिलामेंट किसके बने हैं, एक्टिन सब यूनिट के। और इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके बने हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ये प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके बने, केराटिन प्रोटीन के। देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल बहुत आसान है, आप सब लोग इससे परिचित हैं। जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट में आपके हेयर्स आ जाएंगे, नेल्स आ जाएंगे, तो ये किसके बने हैं, वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हाईली डायनेमिक होते हैं, यानी बहुत गतिशील होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स भी हाईली डायनेमिक है, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट लीस्ट डायनेमिक है, इनके पास उतनी गति नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका फंक्शन देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेल को मेंटेन करते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल की मोटिलिटी करते हैं, यानी सेल को गति प्रदान करते हैं। और जैसे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कि सीलिया में, फ्लैजेला में, क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं। वहीं पर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, लेकिन माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कराने में हेल्प करते हैं, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। यानी जो स्यूडोपोडिया जब बनता है तो वो किसकी मदद से बनता है, आंसर है माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से, और इंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो सेल्स को सहारा प्रदान करते हैं, सेल मैट्रिक्स को, और ये ऑर्गेनेल्स को भी सहारा प्रदान करते हैं। तो अब आप इनका स्ट्रक्चर इन तीनों का देख लीजिए कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल का है, ये स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट का है, और ये लास्ट स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। तो इन तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। तो पहले आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, यानी छोटे होते हैं, और ये ट्यूब लाइक का मतलब ये अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोट्यूब्यूल कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, तो ये अल्फा, जैसे मान लीजिए ये अल्फा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट होता है, ये दोनों जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से इस माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण होता है। देखिए एक अल्फा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट है, एक अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा, ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है अल्फा ट्यूबुलिन, नीचे वाला बीटा ट्यूबुलिन, और ये पूरा एक ट्यूबुलिन फिलामेंट बन गया। और ये हमेशा याद रखिएगा इनमें एक साइड पे माइनस एंड होता है और एक साइड पे प्लस एंड होता है। तो जो प्लस एंड होता है उसको प्लस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नई नई जो सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, ये जो सब यूनिट हैं वो इसी प्लस एंड से जुड़ करके और इस पूरे ट्यूबुलिन प्रोटीन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन को बनाते हैं। तो न्यू अल्फा और बीटा सब यूनिट किस एंड से जुड़ेगा, आंसर है प्लस एंड से। और कैसे जुड़ते हैं तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा कि ये जीटीपी को यूज़ करके तब जा करके ये जुड़ते चले जाते हैं, यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करके तब जा करके ये नए सब यूनिट जुड़ते चले जाते हैं। अब हम लोग अच्छा इसमें क्या है कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये देखिए डायनेमिक होते हैं, मतलब ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो बनते तो बहुत आसानी से अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और जीटीपी जब जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा, पूरा असेंबल्ड हो जाते हैं। लेकिन इनकी डिसअसेंबली भी हो सकती है, यानी ये पूरा टूट भी सकते हैं। कैसे टूटेंगे, तो टूटने का कारण क्या है, यदि टेम्परेचर इनका डाउन, यदि टेम्परेचर डाउन हो गया और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, और कुछ केमिकल्स है जो इनको डिसऑर्गेनाइज करते हैं जैसे कि कॉल्चिसिन, इन सारी चीज़ें यदि इनको प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये डिसऑर्गेनाइज यानी टूट भी सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए ये माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट के केस में आप लर्न कर लीजिएगा, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक सिंगल जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर यानी गोलाकार प्रोटीन होता है, दिखाई पड़ रहा है आपको, ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन ये गोलाकार प्रोटीन है जिसका नाम जी एक्टिन है, यानी ग्लोबुलर एक्टिन। और ये एक एक ग्लोबुलर एक्टिन जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तब जा करके ये एफ एक्टिन का निर्माण कर देते हैं। एफ एक्टिन क्या होता है, तो एफ का मतलब फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन का निर्माण कर देते हैं। तो याद रखिए माइक्रोफिलामेंट्स कैसे बनते हैं, एक एक जी एक्टिन जुड़ करके एफ एक्टिन का निर्माण कर देते हैं। इसमें भी दो एंड होता है, एक प्लस एंड एक माइनस एंड। प्लस एंड से न्यू जी एक्टिन आकर के जुड़ता चला जाता है। इसका डायमीटर आपको लर्न ही है 7 नैनोमीटर, इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है और ये एडीपी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, बहुत आसान है, ये फिलामेंटस होते हैं और ये किसके बने होते हैं, तो आप आंसर लर्न कर लीजिएगा। दिस इज मेड अप फ्रॉम केराटिन प्रोटीन, ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा साइटोस्केलेटन होता क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि द फ्रेमवर्क ऑफ सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन, यानी जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, हमारी बॉडी में हड्डी और उपास्थि मिलकर के कंकाल का निर्माण करते हैं और वो कंकाल हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हमारे सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये साइटोस्केलेटन इस सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है, सेल में गतिशीलता प्रोवाइड करता है, सेल के सारे ऑर्गेनल्स को स्टेबल करके रखता है। और उसके अलावा सेल जब डिवाइड कर रही होती है, क्रोमैटिड को सेपरेट होना होता है, तब भी ये साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। तो इतने सारे काम जो हैं वो साइटोस्केलेटन करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन का क्या रोल है, वही मैंने आपको जस्ट डिस्कस किया कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनल्स को उनकी पोजीशन पे रखते हैं, क्रोमैटिड के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने बताया साइटोस्केलेटन का आइडिया पहली बार दिया किसने था, तो निकोलाई के कोल्सॉफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोस्केलेटन का आइडिया पहली बार दिया था। फिर हमने देखा कि साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इनका हमने कंपैरेटिव स्टडी किया और फिर इनके हमने डायग्राम्स की भी स्टडी किया। तो इतनी चीज़ें हमने कवर किया। दैट्स ऑल।